अमन करा दे, अगले दिन फिर बंद कमरों में फैसला हो कि नहीं जी मैं अब एनआरओ दे दिया इनको, ये मैं गंगा में नहा के पाक हो गए, और फिर उनको निकाले कि जी चोर हैं, और फिर उनको एनआरओ दे दे। और कौम अगर इस चीज को, अगर हम इन चीजों को, इस जुल्म को, इस नाइंसाफी को अगर कौम तस्लीम करती है, तो वो कौम के अंदर और भेड़ बकरियों में, गाय भैंसों में कोई फर्क नहीं है। इंसान इंसाफ मांगता है। इंसानी माशरे में और जानवरों के माशरे में फर्क ही एक है। इंसानों के माशरे में इंसाफ होता है, जानवरों के माशरे में ताकतवर की हुक्मरानी होती है। पाकिस्तान अगर एक अजीम मुल्क नहीं बना तो उसकी एक वजह है कि हमारे मुल्क में कभी भी कानून की हुक्मरानी नहीं आई, ताकत की हुक्मरानी, जंगल का कानून रहा है। और ये याद रखें, कभी कोई माशरा तरक्की नहीं कर सकता जिस माशरे के अंदर इंसाफ नहीं होता। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की रियासत में, और याद रखें अल्लाह का हुक्म है कि मेरे हबीब की सुन्नत पे, उसकी शरीयत पे, उसके रास्ते पे चलो। क्यों अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है? हमारी बेहतरी के लिए। जब इल्लामा इकबाल, जब उसने पाकिस्तान का तस्वुर किया, तो इल्लामा इकबाल ने सोचा था कि हम एक माशरा खड़ा करेंगे मदीना के रियासत के असूलों के ऊपर। और इल्लामा इकबाल ने बताया कि जब भी मुसलमान माशरा खड़ा होता है, वो वापस उन असूलों पे जाता है, और जब तबाह होता है तो उन असूलों से पीछे हट जाता है। तो पाकिस्तानियों, जब उन्होंने मदीना की रियासत बनाई तो पहली चीज अदल और इंसाफ, कानून की हुक्मरानी, उसके ऊपर उस माशरे की बुनियाद रखी। करते हैं आजाद मुल्क ऊपर परवाज करते हैं, गुलाम सिर्फ अच्छी गुलामी करते हैं, गुलाम की परवाज नहीं होती, सिर्फ आजाद इंसानों की परवाज होती है। मैं इसलिए आया, मुझे मौत की तो फिक्र नहीं थी, फिक्र ये थी जो मेरी टांग का मसला है, इसने मुझे मुश्किलें डाली चढ़ने में, उतरने में। लेकिन मैं आया इसलिए कि मेरे पाकिस्तानियों, आप आज एक डिफाइनिंग मोमेंट पे खड़े हो। आज आप क्रॉस रोड्स पे खड़े हो, फैसला कुन वक्त पे खड़े हो। आज आपके सामने दो रास्ते हैं। आज मेरी कौम, आपके सामने दो रास्ते हैं। जब नमाज में अल्लाह से हम कहते हैं कि अल्लाह, एक ही चीज मांगते हैं अल्लाह से 5 वक्त की नमाज में, कि अल्लाह उनके रास्ते पे लगा जिनको तूने नेमतें बख्शी, उनके रास्ते पे ना लगा जो तबाही के रास्ते पे निकल गए। पाकिस्तानियों, आप भी उधर खड़े हैं। एक तरफ नेमतों का रास्ता है, आपकी अजमत का रास्ता है, दूसरी तरफ आपकी तबाही का रास्ता है, गुलामी का रास्ता है,
जिल्लत का रास्ता है। मौलाना रूमी, उसने बड़ी एक ऐसी बात की जो मुझे कभी नहीं भूली। उसने कहा कि जब अल्लाह ने तुम्हें पर दिए उड़ने के लिए, क्यों चूंटियों की तरह जमीन पे रेंग रहे हो? पाकिस्तानियों, अल्लाह ने हमें पर दिए। हमारा मुस्तकबिल ये नहीं है कि हम चूंटियों की तरह रेंगे। जो ऊपर आए फैसला करे कि जी आज तो ये चोर हैं, उनके ऊपर एक्शन ले गवर्नमेंट करा दे। अगले दिन फिर बंद कमरों में फैसला हो कि नहीं जी मैं अब एनआरओ दे दिया इनको, ये मैं गंगा में नहा के पाक हो गए। और खास तौर पे तीसरी चीज जो रिस्क, कितने ताकत में बैठे हुए लोग अपने नीचे जो तनख्वाहदार होते हैं उनसे गलत काम करवाते हैं, और वो गलत काम करते हैं अपनी नौकरियां बचाने के लिए, क्योंकि उनका ईमान नहीं कि अल्लाह के हाथ में रिस्क है। अल्लाह ने ये तीन चीजें इसलिए अपने पास रखी हैं कि वो आपको आजाद करना चाहता था। जो ला इलाहा इल्लल्लाह है, जब तक आपके दिल में उसके ऊपर उस माशरे की बुनियाद रखी। मेरी बेटी भी अगर जुर्म करेगी तो सजा मिलेगी। उन्होंने फरमाया कोई कानून से ऊपर नहीं। और फिर बताया कि तुम्हारे से पहले बड़ी कौमें तबाह हुई। जो ताकतवर जब चोरी करता था, जुर्म करता था, उसको माशरा नहीं पकड़ता था, सिर्फ कमजोर को पकड़ता था। तो आज सारी दुनिया में आप चले जाएं, सारे गरीब मुल्क देख लें। मुझे मौका मिला दुनिया में गरीब तरीन मुल्क देखने का और अमीर तरीन। फर्क एक है, गरीब मुल्कों के अंदर इंसाफ नहीं। वहां भी इस तरह के बड़े बड़े डाकू, जरदारी और शरीफ की तरह पैसा चोरी करके बाहर लेके जाते हैं और उनको निजाम नहीं पकड़ सकता। वहां भी सिर्फ छोटा चोर जेल में जाता है। सारे गरीब मुल्कों में देख लें और सारे खुशहाल मुल्कों में चले जाएं, यूरोप जाएं, स्विट्जरलैंड जाएं, स्कैंडिनेविया जाएं, बर्तानिया जाएं, पूछें जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी उन मुल्कों में रहते हैं, उनसे पूछें क्यों वो आज तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं, क्यों बैरून मुल्क पाकिस्तानी आज हमारे साथ खड़े हैं, क्यों उनको समझ है मैं क्या कह रहा हूं, क्योंकि उन मुल्कों के अंदर इंसाफ है, वहां खुशहाली आती है, अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके मुल्क में इंसाफ है, मेहनत का फल मिलता है, उनके हुकूक की तहफ़्फ़ुज़ है, उनकी अदालतें इंसानों के अंदर इंसाफ करती हैं, इसलिए वहां खुशहाली है। और गरीब मुल्कों के अंदर हर साल 1700 अरब रुपया गरीब मुल्कों का चोरी करके, उनके ही साहिब इख्तियार चोरी करके अमीर मुल्कों में ऑफशोर अकाउंट्स में ले जाते हैं। गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर मुल्क अमीर होते जा रहे हैं। तो पाकिस्तान अगर आज इन हालात में है, इसकी ये वजह नहीं कि वसाइल की कमी है, इसकी वजह ये कि हमने शुरू से ही कानून की हुक्मरानी नहीं की। मार्शल लॉ आता था तो वो कानून तोड़ के आता था,
ताकत की हुक्मरानी थी, वो कानून से ऊपर थे। लेकिन ये जो दो खानदान जिन्होंने 30 साल इस मुल्क पे हुकूमत की, इन्होंने भी कभी मुल्क के इदारों को मजबूत नहीं होने दिया। ये भी जब आते थे तो बजाय इदारों को मजबूत करते, कानून की हुक्मरानी लेके आते, इन्होंने भी आते साथ ही इदारों को कमजोर किया, क्योंकि करप्शन नहीं हो सकती थी जब तक इदारे कमजोर ना हो। और ये वजह है पाकिस्तानियों, नौजवानों जो तरसते हैं मुल्क से बाहर जाने के, नौकरियां ढूंढने के लिए, अब नहीं है। अब मुझे ये बताएं, आजम स्वाति ने बात की कि क्या मसला था हमारी हुकूमत को जो हटाया गया। क्या इमरान खान के ऊपर कोई करप्शन थी? जब भी इन दोनों की हुकूमतें हटाई गई तो करप्शन होती थी। हमें किस वजह से साजिश के तहत हटाया गया? कौन सी हम गलती कर रहे थे पहले? अब मुझे यह बताएं, आजम स्वाति ने बात की कि क्या मसला था हमारी हुकूमत को जो हटाया गया। क्या इमरान खान के ऊपर कोई करप्शन थी? जब भी इन दोनों की हुकूमतें हटाई गई तो करप्शन होती थी। हमें किस वजह से साजिश के तहत हटाया गया? कौन सी हम गलती कर रहे थे पहले? ये जो बैंकरप्ट दिवालिया निकाल के मुल्क का इन्होंने जब छोड़ा 2018 में, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा बैरूनी खसारा $20 अरब हमने मुल्क संभाला। बैरून मुल्क मैं गया, हमारे दोस्त ममालिक से पैसे लिए, शर्म आई मुझे। मैं ये भी आपको बता दूं कि मेरे 3.5 साल में सबसे ज्यादा शर्मिंदगी होती थी, नहीं आती थी, क्योंकि मैं अपने लोगों से पैसे इकट्ठे कर रहा हूं अपने मुल्क की यूनिवर्सिटी या अस्पताल के लिए, लेकिन किसी और से अपने मुल्क के लिए पैसे मांगना ये मेरे लिए सबसे ज्यादा बायस शर्म थी। और इसलिए कि इन चोरों ने 4 गुना ज्यादा कर्जा चढ़ाया 10 सालों में, हम 8 से और 18 के बीच में। तो पहले हमने मुल्क संभाला, कोरोना आ गया, दुनिया में तबाही मचाई उसने। एक सदी में एक इस तरह का बुरान आता है। हमने जिस तरह कोरोना को संभाला, मदद तो अल्लाह की थी, लेकिन जो हमने फैसले किए, हमने फैसला किया हम शट डाउन नहीं करेंगे। मेरे से सबने तनकीद की, ये सारी ऑपोजिशन तब जब थी, सबने कहा कि मुल्क को बंद कर दो नहीं तो फैल जाएगी। मैंने सबको कहा, एक सवाल पूछा, मैंने कहा मुझे एक जवाब दो कि वो जो छाबड़ी वाला है, वो जो रिक्शा वाला है, वो जो टैक्सी चलाता है, वो जो दिन की दिहाड़ी ले करता है और घर आके अपने बच्चों का पेट पालता है, वो जो कच्ची वादियों में 7-7 लोग एक कमरे में, उनको मैं क्या कहूंगा? उनका जब बंद कर दूंगा तो उनको वो खाना किधर से देंगे अपने बच्चों को? और यकीन करें, ये जो मेरी तनकीद कर रहे थे ऑपोजिशन वाले, कोई जवाब नहीं था। हमने लॉकडाउन ही लगाया, हमने अपनी बिजनेसेस बचाई, हमने इनको सस्ते कर्जे दिए, हमने एहसास प्रोग्राम जो दुनिया ने, वर्ल्ड बैंक ने कहा कि दुनिया का 4थे नंबर पे बेहतरीन प्रोग्राम था जिसने निचले तबके को बचाया, हमने अपने मुल्क को कोरोना से निकाला। फिर हमारा टैक्स कलेक्शन रिकॉर्ड
17 साल के बाद सबसे ज्यादा इंडस्ट्री हमारी ऊपर गई 10.5%। 17 साल के बाद हमारी ग्रोथ रेट 6%, तीसरे साल 5.7। तो हमने तो मुल्क को उठा दिया था, हमने तो किसानों को उठा दिया था। आज किसानों से पूछे कि जितना पैसा किसानों ने हमारे दौर बनाया, उन्होंने अपनी पैदावार पे लगाया, रिकॉर्ड फसलें हुई, 4.5% पे हमारी ज़राअत ऊपर आई 17 साल के बाद। तो मुल्क तो ऊपर जा रहा था। हमने हेल्थ कार्ड लेके आए, पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में एक हुकूमत आम आदमी का सोचा कि हर घराने के पास 10 लाख इंश्योरेंस हो, किसी भी अस्पताल में जाके गरीब खानदान इलाज करवा सके। पहली दफा गरीबों ने प्राइवेट हॉस्पिटलों में इलाज करवाए अपने हेल्थ कार्ड की वजह से। और हमने 50 साल के बाद पाकिस्तान में डैम्स बनानी शुरू की। 3 बड़ी डैम्स बन रही हैं। अब पता नहीं उनके क्या हालात है। 10 अरब दरख्त उगाने का प्रोजेक्ट किया। तो मैं ये सवाल पूछता हूं आज कि क्या हमने जुर्म किया था कि बैरूनी साजिश के साथ मिलकर हमारी हुकूमत कराई? और मैं एक जगह फेल हुआ हूं। मैं 3.5 साल में एक जगह फेल हुआ हूं। मैं ताकतवर को कानून के नीचे नहीं ला सका। जिन लोगों ने इस मुल्क को लूटा था, जिनके ऊपर करप्शन के केसेस थे, मैंने बड़ी कोशिश की, लेकिन नैब मेरे नीचे नहीं थी, वो एस्टेब्लिशमेंट के नीचे थी। नैब वाले मुझे कहते थे कि जी केस सारे तैयार हैं, लेकिन हुक्म नहीं आ रहा। जिनके पास कंट्रोल था वो हुक्म नहीं दे रहे थे। वो इन चोरों से बजाय इनको जेलों में डालने के डीलें कर रहे थे। मैंने हर मीटिंग के अंदर ये बात की कि जनाब, जब तक आप ताकतवर को कानून के नीचे नहीं लेके आएंगे, बड़े बड़े डाकुओं का एहतसाब नहीं करेंगे, या करप्शन खत्म नहीं होने लगी। तो मुझे बार बार जवाब आता था कि इमरान साहब, आप इकोनॉमी के ऊपर तवज्जो दें, इसको भूल जाएं, एहतसाब को। मुझे ये कहा क्या कई दफा कि अच्छा जी, इनको छोड़े, नारो दे दें, इनको नैब के अंदर कानून बदल दें। ये भी जिनके पास ताकत थी, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि वो करप्शन को बुरा नहीं समझते थे। उनके लिए करप्शन क्या होती है? चोरी तो होती है जो आपके घर में चोरी, आपका टेलीफोन चोरी हो गया। करप्शन होती है जो मुल्क के खजाना के ऊपर डाका होता है, जो मुल्क को नुकसान पहुंचाती है, वो करप्शन है। और वो करप्शन जिनके पास ताकत थी, उनको ये बुरी नहीं लगती थी। और आपने देख ही लिया कि क्योंकि बुरी नहीं लगती थी, तो ये सारे चोरों का टोला ऊपर बैठा दिया। अगर साजिश नहीं भी की थी तो इनका रास्ता नहीं रोका, इनको आने दिया। वो लोग जो बाहर भागे हुए थे, जिनके ऊपर अरबों अरबों रुपए के करप्शन के केसेस थे, बारी बारी इन सबको एनआरओ दिया गया। पहला एनआरओ जनरल मुशर्रफ ने दिया। 4 गुना हमारा कर्जा बढ़ा उस एनआरओ की वजह से। ये वापस आए, दोनों हाथों से इन्होंने मुल्क लूटा।
और फिर अब कि एक हुकूमत जो चल रही थी उसको गिराया। और इन्होंने किया क्या? अच्छा, पहले तो मैं एक चीज वाज़ेह कर दूं कि बार बार हम सुनते हैं कि जी ये साइफर एक ड्रामा था। हम ये सुनते हैं कि जी ये तो साइफर थी कोई चीज नहीं, ये कोई एक फेक बयानिया। मैं इनसे पूछता हूं कि क्या नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर असद मजीद का साइफर जो डोनाल्ड लू से उसकी गुफ्तगू थी, क्या नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में यह रखी नहीं गई? और क्या इसमें यह नहीं लिखा हुआ था कि वो डोनाल्ड लू इसको कह रहा है असद मजीद को कि इमरान खान को अगर आप नहीं हटाओगे तो तुम्हारे मुल्क को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, और अगर तुमने इसको हटा दिया तो हम सब कुछ माफ कर देंगे। क्या ये साइफर के अंदर नहीं था जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में आया सामने? और क्या नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने यह कहा नहीं कि अमेरिका से प्रोटेस्ट करो, डिमार्च करो, उनको कहो कि तुम्हारे मुल्क में मुदाखलत कर रहे हो? तो जब ये सारा सच है, ये कहना कि जनाब ये कोई ड्रामा था, ये मुल्क की तौहीन है, ये इमरान खान की तौहीन नहीं है। कि क्या मजाल है किसी मुल्क का एक छोटा सा सरकारी ऑफिसर एम्बेसडर को कहे कि जनाब अपने वजीर आजम को हटा दो? कभी सुना यह होता हुआ? मैंने कभी नहीं सुना। 6% इसमें बढ़ा था। 17 साल के बाद ये पाकिस्तान सबसे तेजी से हमारी इकोनॉमी आगे बढ़ रही थी। हमारा जो ज़राअत थे 4.4%, वो भी 17 साल में सबसे ज्यादा। इंडस्ट्री 10.7% और लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग 7.2, ये भी 17 साल में सबसे ज्यादा। हमारी एक्सपोर्ट्स 32 अरब रिकॉर्ड, रिमिटेंसेस 31 अरब रिकॉर्ड, हमारे टैक्स 6,1500 अरब रुपया ऑल टाइम रिकॉर्ड। और जो महंगाई थी हमारे दौर पे, जिसको कहते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPI, वो 12.2 था। और सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स जो महंगाई थी वो 14% थी। अब जब से ये आए हैं, इनकी SPI हमारे दौर में थी 14%, इनके दौर में गई है 45%। 50 साल में सबसे ज्यादा महंगाई 7 महीने में हुई है। और जो CPI है वो 27%, हमारे दौर में 12% थी। और फिर पेट्रोल, आटा, घी, दाल, बिजली, सबकी 100% कीमत बढ़ चुकी है। आजम स्वाति ने खुद अपनी दास्तान बताई जो उन्होंने उससे किया। और अरशद शरीफ का, कि सबको पता है कि अरशद शरीफ क्यों मुल्क छोड़ के गया था, कौन धमकियां दे रहा था, और फिर उसे कत्ल करवाया, शहीद किया उसे। और मैं अपनी तो बात नहीं करता, मुझे वो मुजम्मिल लड़का याद है जो उस शूटर के पीछे गया था 3 बच्चों के साथ, वो वजीराबाद के जलसे में आया था। उसको जिस तरह कत्ल किया, उसको उस शूटर ने नहीं गोली मारी। मैं अब सबके सामने, मौजम शहीद, उसको उसने गोली नहीं मारी। अब जो तफ्तीश हो रही है, उसको गोली और तरफ से आई, और वो जो उसको गोली मार रहे थे
वो असल में वो शूटर के लिए थी। 3 बंदूक वाले थे वहां, एक वो जिसने हमारे पे फायर किए, एक वो जिसने सामने से गोलियां चलाई जो हमारे ऊपर से निकल गई, और एक ये जिसने इसको कत्ल करना था। जिस तरह लियाकत अली खान को जिसने कत्ल किया था उसको वही मारा गया ताकि वो बोले ना। तो रास्ते में बेचारा मौसम आ गया। और मैं आज अभी आपके सामने ये 2 वीडियो चलाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं ये जरा गौर से देखें, क्योंकि मुझे पता था, मैं अब जो अपनी बात कर रहा हूं, मुझे पता था ये 3 लोगों ने प्रोग्राम बनाया मुझे मारने का। मुझे पता था, मुझे अंदर से खबरें आई, एजेंसीज के अंदर से, कि पहले ये प्रोपेगेंडा करेंगे कि इमरान ने तौहीन मजहब की, और उसके बाद ये कहेंगे जी दीनी इंतहा पसंद ने से कत्ल कर दिया। ये 2 अब वीडियो देखें। ये आज से 2 महीने पहले मैंने ये क्या कहा था, ये देखें। किया मुझे मरवाने का, वो इसके पीछे है। इन्होंने जिस तरह इन्होंने मेरे ऊपर FIR काटी, मेरे ऊपर इन्होंने दहशतगर्दी का केस लिया है, मुझे पकड़ने आए, अवाम खड़ी हो गई। इन्होंने जिस तरह मेरे कारकुनों के ऊपर केसेस बनाए, इन्होंने पूरा जोर लगाया इलेक्शन में हराने का। इलेक्शन कमीशन साथ मिला हुआ था, एस्टेब्लिशमेंट इनके साथ थी। उसके बावजूद अवाम ने फिर से पैगाम दिया कि वो हमारे साथ इन चोरों के साथ नहीं है। लेकिन मुझे अफसोस से कहना पड़ता है, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारे इदारे क्यों नहीं पुरानी गलतियों से सीखते। एक मुल्क और एक इंसान, एक इदारा तरक्की तब करता है जब अपनी गलतियों से सीखे। ईस्ट पाकिस्तान में क्या हुआ था मुझे याद है। मैं वो आखिरी हमारा जहाज आया था ढाका से, हम मैच खेलने गए थे अंडर 19 का। उसके बाद मिलिट्री ऑपरेशन शुरू हो गया था। मुझे तो वो याद है कि ढाका में क्या तासुर था लोगों का। हमने उनसे इंसाफ नहीं किया। पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात से इंसाफ नहीं किया। हमने जोर से ताकत को इस्तेमाल करते हुए अपनी मनमानी की, मुल्क टूट गया। और हमने सीखा नहीं कि आज जो एक वाहिद पाकिस्तान की कर सकता। इतना खौफ है, इतना ताकतवर का खौफ है यहां। मेरे पाकिस्तानियों, ये मेरी सुनने बात, जिसकी वजह से आज मैं आपके पास पहुंचा हूं, और आसान नहीं था फिर भी इस टांग के साथ पहुंचना। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। देखिए, जब तक इस मुल्क के अंदर ताकतवर कानून के नीचे नहीं आएगा, जब तक इदारे जो आइन ने उनको लिमिट्स दी हुई हैं, दायरा दिया हुआ है, उस दायरे के अंदर रह के काम नहीं करेंगे, जब तक इदारे अपनी जिम्मेदारियां नहीं पूरी करेंगे, और मैं सब इदारों की बात कर रहा हूं, मैं अपनी अदलिया की बात कर रहा हूं, मैं अपनी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहा हूं, जो आपकी ये आज तनकीद नहीं कर रहा वो मुल्क का दुश्मन है। मेरा पाकिस्तान है और मेरी फौज है। मैं चाहता हूं कि मेरे मुल्क की एक मजबूत डिफेंस हो। मैं गुलामी, बार बार कहता हूं कि गुलामी से बेहतर मौत है। और अगर आपकी फौज मजबूत नहीं होगी, पाकिस्तानी हूं जिसका जीना मरना पाकिस्तान में है। मैंने वो नहीं हूं जो अपने कारोबार
और हुकूमत का सीजन लगाने के लिए पाकिस्तान आ जाते हैं, या पैसा पूसा लूट के फिर बाहर भाग जाते हैं। सारा टब्बर बाहर बैठा हुआ है, अरबों अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज में बैठा हुआ है। जब इनको मुश्किलें पड़ियां बाहर भाग जाते हैं। ये गैर मुल्की कब्जा ग्रुप है, ये सियासतदान नहीं है। मेरा जीना मरना इस मुल्क में है। मैं वो पाकिस्तानी हूं जो 20 साल बाहर रहा, क्रिकेट खेलने की वजह से बाहर अपना वक्त गुजारा। मेरा एक दफा कभी नहीं सोचा कि मेरा कोई घर है पाकिस्तान के अलावा। कभी मैंने तस्वीर नहीं किया था कि मैं कोई और पासपोर्ट ले लूं, क्योंकि मुझे हमेशा पता था कि यह मुल्क है जिधर मैं खुददारी से बोल सकता हूं। और मैं ये चाहता हूं कि यह मुल्क हकीकी तौर पे आजाद हो, ताकि अपने ये मुकाम पे पहुंचे। इंशाअल्लाह इस मुल्क की तारीख इस चीज की गवाही देगी कि इमरान खान अपने मुल्क के लिए आखिरी गेंद तक लड़ता रहा, आखिरी गेंद तक, आखिरी वक्त तक अपने मुल्क के लिए खड़ा रहा था। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि वो लोग, जिसने अपने अहसासों में बड़ा इजाफा किया और इंसानी हुकूक, पाकिस्तान की अवाम के हुकूक को रोंदा, पैरों के नीचे रोंदा। तारीख उसकी तरफ भी देख रही है, तारीख लिख रही है कि उसने मुल्क से क्या किया, क्या उसने इस मुल्क का फायदा कराया, नुकसान कराया, ये सारा तारीख लिख रही है। और मेरे पाकिस्तानियों, मैं फिर से आपको आखिर में अपनी बात अभी खत्म करने लगा हूं कि करना क्या आगे। मैं फिर से आखिर में एक चीज आपको कहना चाहता हूं कि गुलाम कौम का कोई मुस्तकबिल नहीं है, और आजादी कोई प्लेट में रख के नहीं देता। आजादी के लिए लड़ना पड़ता है। जंजीरें गिर नहीं जाती, तोड़नी पड़ती हैं। आजादी देता नहीं, छीननी पड़ती है। मैं अपनी कौम को आज कहता हूं कि आजाद अब कब होंगे? जब एक आम आदमी देहात में उसको ये थाना, कचहरी, पटवारी